students, welcome back to Aryan's classes. Today we will discuss the resource limitation from the chapter Biodiversity Part 1, Class +2, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं resource limitations. So anything that we get from the living or non-living environment to meet our needs and demands is called resource. तो resource limitation से पहले resource को जान लेना ज़रूरी है. तो कोई भी चीज़ जो कि हम सजीव या निर्जीव वस्तु से प्राप्त करते हैं इस वातावरण से, जो हमारी डिमांड्स को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत. नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर, मिनरल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं जो कुदरत हमें देती है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं पानी, खनिज पदार्थ और जैविक स्रोत. ठीक है, उसमें ज़मीन भी आती है. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू ह्यूमन विजडम, एक्सपीरियंस, स्किल एंड एंटरप्राइज. और ह्यूमन रिसोर्स में मानवीय संसाधनों में क्या आता है? बुद्धिमत्ता, अभ्यास, उनका एक्सपीरियंस, स्किल, कौशल, और एंटरप्राइज यानी कि कोई भी बिजनेस या कंपनी. If we use human wisdom of experience for the proper and judicious use of natural resources. अगर हम ये कहते हैं कि इंसान के पास बुद्धिमत्ता है और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको ठीक तरीके से न्यायिक तौर पे इस्तेमाल करने के लिए अगर वो यूज़ करता है, वी विल नॉट हैव टू फेस द रिसोर्स लिमिटेशंस फॉर अ लिमिटेड स्पेस ऑफ टाइम. तो हमें जो है इनका जो लिमिटेशन हो जाता है, कमी हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, ड्यू टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वी कैन गेट 7 times more electric power from the 1 ton of coal that we did in 1900. तो 19वीं शताब्दी में हम 1 टन कोयले से जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम वो 7 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, 7 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 टन कोयले से ही. Another method of decreasing the limitation of resources is the recycling of the used resources. और दूसरा तरीका क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, उनकी कमी को रोका जा सके, तो जो यूज्ड रिसोर्सेज हैं, जो यूज़ किए गए स्रोत हैं, उनको हम रिसाइकल करें. ठीक है. For example, a discarded ship into iron rods is much cheaper than obtaining iron ore from the mines. अब माइंस में से अगर हम आयरन और निकालेंगे तो वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर हम एक डिस्कार्टेड शिप है, अगर उससे आयरन रॉड्स बनाते हैं तो वो काफ़ी जो है सस्ती भी पड़ेंगी. और इस तरह से जो हम माइंस में से आयरन को निकाल रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सपर्ट कर रहे हैं, और यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बचेगा. मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं. ठीक है, जो कि बहुत कम मात्रा में हैं. वी शुड यूज़ दीज रिसोर्सेज टू सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें उसे बचा के रखना चाहिए. Malthus theory states that population will not checked increase in geometric ratio while the food and other resources increase in arithmetic ratio. अब मैथस क्या कहते हैं, उनकी थ्योरी क्या कहती है कि पॉपुलेशन जो है वो मल्टीपल्स में बढ़ती है, जियोमेट्रिक रेशो में बढ़ती है, जबकि जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिक रेशो में बढ़ते हैं, यानी कि उनकी एक लिमिट होती है, वो मल्टीपल्स में नहीं बढ़ते हैं. Therefore, beyond a certain limit, use can't increase our natural resources. अगर हम कहें कि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर हम उसको यूज़ करते हैं, है ना, इन नेचुरल रिसोर्सेज को, तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड्स भी बढ़ेंगी. अब हम उन रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि जितनी तेज़ी से वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? फिर उनमें कमी आएगी. लेट अस डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस जो एज पर रिपोर्ट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द लैंड सर्फेस इज कवर्ड एज शोन इन द टेबल बिलो. अगर हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो एक सर्वे के अनुसार
हमारी जो लैंड सरफेस है वो किस तरह से बटी हुई है। 43% जो है वो मैदानी इलाका है, 28% पठारी इलाका है, 30% माउंटेन एंड हिल है, 62% ट्रोपोग्राफिकली जो है वो यूजेबल है, ठीक है। और उसके बाद है लैंड इज़ अ बेसिक रिसोर्स फॉर अस। अब पृथ्वी जो है वो हमारे लिए आधारभूत स्रोत है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच द इंटायर इकोलॉजिकल सिस्टम रेस्ट। और यही वो नींव है जहाँ पे कि पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो निर्भर करता है। इट इज़ द लिविंग ग्राउंड फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही लिविंग ग्राउंड है सभी तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। इट सीम्स टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स। और ऐसे लगता है जैसे इसकी जो ये एक लिमिटलेस रिसोर्स है। बट लैंड इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर। लेकिन जो पृथ्वी है वो लिमिटेड लेस रिसोर्स नहीं है, ये बहुत प्रेशर, बहुत दबाव के अंदर है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आर लैंड मास विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई 238 मिलियन पीपल इन 1901, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1901 में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जहाँ पे 238 मिलियन लोग जो थे इस पृथ्वी पे रहते थे, इज़ नाउ शेयर्ड बाय मोर देन 780 मिलियन पीपल। तो अभी यहाँ पे 780 मिलियन लोग रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना प्रेशर बढ़ गया है पृथ्वी पर। दस वी कैन बेटर रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर ऑन आर लैंड रिसोर्सेज, की हमारी जो पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं उस पर प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ कम्स सॉयल। सॉयल जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है पृथ्वी की, जहाँ से हमारी मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, जैसे फूड एंड वाटर, वेजिटेशन, है ना। ये सारी जो होती है वनस्पति होती है इसकी अपर लेयर पे ही होती है। इट पोसेसेस रिच ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। और इस सॉइल में बहुत ही ज़्यादा जो अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वी मस्ट नो हाउ वी कैन यूज़ द लैंड एंड सॉइल जुडिशियसली सो दैट इट मे नॉट बी एग्जॉस्टेड सून। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस सॉइल को किस तरह से इस्तेमाल करें, पृथ्वी को और इस सॉइल को किस तरह से इस्तेमाल करें कि इसके न्यायिक तौर पे इस्तेमाल हो और ये इनमें कमी ना आए। To meet the demands of food for increasing population, the encroachment of fertile agriculture land for non-agricultural purpose should be reduced to the minimum. सबसे पहले तो क्या है कि जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, तो बहुत सारी पृथ्वी को इंसान ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उस चीज़ को रिड्यूस करना चाहिए। द प्रॉपर यूज़ ऑफ सॉइल हैज़ टू एस्पेक्ट्स। तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। टू रिस्टोर प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, की जो इसकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी है उसको रिस्टोर किया जाए। टू मिनिमाइज सॉइल इरोशन, और जो भूमि कटाव है, जो रेत का कटाव हो जाता है, ठीक है, वो कम होना चाहिए। द ओवर यूज ऑफ सॉइल विदाउट रेस्ट मेक्स इट डेफिशिएंट इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी। अभी क्या होता है कि जब हम रेत का इस्तेमाल करते जाएंगे इसको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनकी कमी आ जाएगी और इसकी उत्पादकता जो है वो कम हो जाएगी। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स and vegetables such as peas and beans can remove the deficiency of nutrients. अब जो peas हैं और beans हैं वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में जो कमी आती है उसको पूरा कर देती है। तो रोटेशन वाइज हमें इन फसलों को उगाना चाहिए। दे ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब ये क्या करती हैं, इसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाती हैं सॉइल की को, कि ये इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती हैं, विच इंक्रीजेज इट्स बाइंडिंग प्रॉपरली एज वेल एज प्रोडक्टिविटी, जो कि इसकी उत्पादकता को बढ़ाती हैं। द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैन ऑल्सो मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। अब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, जिसमें बायोपेस्टिसाइड्स हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अगर हम करते हैं, तो फिर क्या होगा, अगर हम इन सब को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को, बायोपेस्टिसाइड्स को, ठीक है, तो फिर इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मिट्टी की वो बनी रहती है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सीलिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लीकेज। ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन कैन ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल। तो वाटर जो है उसको रोक के रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि उससे पानी जो है वो धीरे धीरे जो है वो ज़मीन में जाएगा, मिट्टी में जाएगा और वो उसको सोख के रखेगा, उसको बहा के
नहीं लेके जाएगा। प्लांटिंग ऑफ साल्ट रेसिस्टेंट प्लांट लाइक बार्ले, सोया, कॉटन, स्पिनच एंड डेट पाम कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ सैलिनेशन ऑफ द सॉइल। और जो साल्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स है जैसे जौ हो गया, सोया हो गई, कॉटन हो गई, स्पिनच हो गई, डेट पाम हो गया, ये सारे क्या होते हैं कि इसकी भूमि की क्षारता को रोक के रखते हैं। इन हिली एरिया सॉइल इरोजन along the slopes can be prevented by constructing network of drainage ditches filled with stones or bricks so that water flows out of them। अब जो हिली एरिया में सॉइल एरोजन होता है कि जो मिट्टी है वो बह के नीचे चली जाती है और उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे ड्रेनेज डिचेस जो होती हैं, ठीक है, उनको भर दिया जाता है किनके साथ, स्टोन्स के साथ। और स्टोन्स और ब्रिक्स जो होती हैं उनमें से छन के पानी जो है वो नीचे जाता है, तो इससे जो पानी है, जो मिट्टी है, उसका कटाव नहीं होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के लिमिटेशंस क्या हैं? अब वाटर जो है वो जीवनदायिनी है, ठीक है, हम सब के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। तो गॉथ जो है उन्होंने बिल्कुल सही कहा दैट एवरीथिंग हैज़ ओरिजिनेटेड इन द वाटर एंड इज सस्टेन्ड बाय वाटर, कि हर चीज़ की उत्पत्ति पानी से हुई है और पानी ही इसको बचा के रखता है। अबाउट 70 to 80 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। 70 से 80% पानी जो पृथ्वी की सरफेस है वो पानी से जो है वो कवर की गई है। ऑफ दिस अप्रोक्सीमेट 97% इज इन द ओशन, और इस 70 से 80% जो पानी है उसका 97% जो है वो महासागरों में है। द ओशियंस वाटर हैज़ हाई सॉल्ट कंटेंट। जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत खारा होता है, एंड दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और इंसान उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अबाउट 2% ऑफ वाटर इज लॉक्ड इन द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, और 2% पानी कहाँ पे लॉक होके रह गया, जम के रह गया है, ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में। द रिमेनिंग 1% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और 1% पानी जो है वो रहा है जिसे कि इंसान इस्तेमाल कर सकता है इरिगेशन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है। तो जो 1% पानी है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। देयर इज़ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। द डिमांड फॉर यूजेबल वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पीने वाले पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। देयरफॉर वाटर मस्ट बी ट्रीटेड एज इकोनॉमिक कमोडिटी एंड यूज्ड जुडिशियसली इन द फॉलोइंग वे। तो पानी को हम किस तरह से एक आर्थिक कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको किस तरह से न्यायिक तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी कमी ना हो, क्योंकि हमारे पास कितना पानी है, 1% पानी, और उस 1% पानी को हम किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस 1% पानी को हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए, सिंचाई के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उद्योगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब नेचुरली ये हमारे लिए बहुत कीमती है, तो हमें इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। द साउंड एंड सस्टेन्ड मैनेजमेंट ऑफ वाटर कैन हेल्प अस टू सेव वाटर। अगर हम इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए हमें जो है पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जांपल द डोमेस्टिक एंड म्यूनसिपल वाटर शुड बी रिसाइकल्ड। तो जो घरों में इस्तेमाल पानी होता है और म्यूनसिपल वाटर जो होता है उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए। नंबर 2, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। फ्लड वाटर, स्टॉर्म वाटर एंड यूज्ड वाटर कैन बी इंजेक्टेड इनटू एक्वाफर थ्रू डीप पिट्स। अब जो वाटर रूरल और अर्बन एरिया जहाँ पे हमने बात की कि पानी की कमी महसूस होती है, तो वहाँ पे इसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है। फ्लड वाटर जो है, स्टॉर्म वाटर जो है, और जो यूज्ड वाटर है उसको हम डीप पिट्स में कलेक्ट करके या कुओं में कलेक्ट करके जो है वो सेव कर सकते हैं फ्यूचर जो है उसका कंजप्शन के लिए। वाटर शुड बी मेड फ्री फ्रॉम जार्म्स एंड पॉइजनस एलिमेंट्स। और पानी को जार्म्स से और जो विषैले पदार्थ हैं उनसे बिल्कुल सही रखना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए उसे। द वाटर कैन बी यूज फॉर इरिगेशन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी का इस्तेमाल हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। द एक्सेस फ्लड वाटर कैन बी डाइवर्टेड टू एरियाज वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और जो
फ्लड वाटर है, जो बाढ़ का पानी है, उसे जहाँ पे पानी की कमी है उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं स्टोर करके, ठीक है। अभी मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल जो है भारत में बहुत कम मात्रा में इसके रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी हम इनका फॉरेन कंट्रीज़ में जो है निर्यात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए, ठीक है। तो हम अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, हमारे निजी फ़ायदे के लिए हम उसका इस्तेमाल जो है कर रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इनकी पहले से ही जो है अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आयरन, स्टील, कॉपर एंड कोल आर द मेन मिनरल रिक्वायर्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें लोहा है, स्टील है, कॉपर है, कोल है, इन सबको इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्रीज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरी कंट्रीज़ में इन प्रोडक्ट्स को क्यों भेजा जाता है? ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले। मिनरल रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वान्टिटी इन आवर कंट्री। और मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो फिर ये जो हैं हमारी कंट्री में बहुत कम पाए जाते हैं। विद द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन मिनरल विल बी एग्जॉस्टेड विद इन 100 to 200 ईयर्स। अगर हम इसी तरह से इनका कंजप्शन करते गए, इस्तेमाल करते गए, बाहर भेजते रहे, तो क्या होगा? 100 से 200 सालों में ये खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर वी शुड कंजर्व दी सोर्सेज। इसलिए हमें इन सोर्सेज का, इन स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए। स्क्रैप्स ऑफ यूज मेटल कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन। जो मेटल्स यूज़ की गई हैं, खराब दशा में पड़ी हुई हैं, उनको रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा से यूज़ करना चाहिए। द एलॉय मीन्स अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम का एलॉय है वो हम यूज़ कर सकते हैं किसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे? कॉपर और लेड और टिन के यूज़ तौर पे। वी शुड ऑल्सो फाइंड सब्स्टिट्यूट फॉर मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, मर्करी एंड सिल्वर। अब हम गोल्ड, प्लेटिनम और मर्करी को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिल्वर को बहुत मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढ लेने चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। इनफैक्ट कि हमारा पूरी लाइफ इन पे डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, हमें इनसे फ्रूट मिलता है, हमें प्लांट्स से या दरख्तों से या वृक्षों से हमें जो टिम्बर मिलती है, वुड मिलती है, फ्यूल वुड मिलती है। हम देसी दवाइयाँ बनाते हैं कई प्लांट्स से, कॉस्मेटिक्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों पे कच्चे तौर माल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसाइकलिंग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम सांस छोड़ते वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है, जो कि जीवनदायिनी है। द रेन फॉरेस्ट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षा वन होते हैं, वो भी पानी को रिसाइकल करते हैं। कैसे? क्योंकि जब बारिश होगी, ये फॉरेस्ट जो होंगे, पेड़ जो होंगे, वो अपने अंदर पानी को समा लेंगे, फिर उसका एवेपोरेशन होगा, बादल बनेंगे, बादल फिर पानी बरसाएंगे, तो इस तरह से वाटर साइकिल चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन 75% ऑफ रेनफॉल्स ऑन द फॉरेस्ट इज रिटर्न टू द एटमोसफियर थ्रू प्लांट ट्रांसपिरेशन। प्लांट ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कि प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर वेपर थ्रू अपने जो लीव्स हैं उसके थ्रू वाटर वेपर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। जब ये उनको खोलते हैं तो उसमें वाटर का इवेपोरेशन होता है, तो फिर से पानी जो है वो सेव होता रहता है, ठीक है। द सैटेलाइट फोटोग्राफ्स टेक्स इन 1982 shows that about 14% of our geographic area was covered by forest। और 1982 का जो फोटोग्राफ सेटेलाइट से लिए गए वो हमें क्या शो करते हैं कि 14% जो हमारा जोग्राफिक एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो वनों के द्वारा ढका गया है। ड्यू टू ओवर Due to over-utilization of wood and other forest products, the forests are fast disappearing। अब हम फॉरेस्ट को जो है उसकी वुड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है, रबर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, गोंद बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो हम बहुत तरीक़ों से जो ट्रीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन हम लगा नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है
कि बहुत सारे जंगल जो है ख़त्म हो रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या है कि वहाँ पे हम आवास बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम इंडस्ट्रीज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हम उस भूमि को इस्तेमाल करते हैं वनों को काट के। तो जंगल जो है वो तो ख़त्म ही होते जा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है उसको ख़राब कर रही हैं। रेन वाटर फ्लोज ओवर द नेक्ड माउंटेन स्लॉप्स लीडिंग टू फ्लड्स। अब हमने जंगल तो काट दिए, तो जो बारिश हुई उसका जो पानी है वो पर्वतीय जो ढलाने हैं वहाँ से लुढ़कता है, तो वहाँ से अगर ज़्यादा बारिश आती है तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लड आएगी तो क्या होगा, वो बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले जाएगी। अगर बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी जो है बह जाएगी तो फिर उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। अगर उसकी उर्वरा शक्ति कम हुई तो क्रॉप्स कम होगी, खेती कम होगी, तो सारा का सारा बैलेंस खराब हो जाएगा। मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट सर्व एज यूजफुल बायोरिसोर्सेज। बहुत सारी जो इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बायो रिसोर्सेज जो हैं उसमें बहुत सारे तरीके से यूज़फुल होते हैं। मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स। अब इंसान इनके रहने के आवास को ख़त्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जंगल काट दिए, तो बहुत सारे तो एनिमल्स ऐसे हैं, रेप्टाइल्स ऐसे हैं, बर्ड्स ऐसे हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो थ्रू पोल्यूशन, कमर्शियल लॉगिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहा है कि आप पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बहुत सी केमिकल्स मिट्टी में जा रहे हैं, उसका उर्वरा शक्ति ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जो वेटलैंड है वो ख़त्म होती जा रही हैं। इफ़ द वेटलैंड डिसअपियर, और अगर वेटलैंड ख़त्म हो जाती हैं, द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम द सब पोलर रीजन विल नॉट बी विजिटिंग आवर कंट्री फॉर ब्रीडिंग। तो जो सब पोलर रीजन से जो बर्ड्स आते हैं माइग्रेट होके, ठीक है, स्थानांतरित होके, तो वो यहाँ पे प्रजनन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। बिल्डिंग ऑफ डैम्स अलॉन्ग रिवर्स डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। अब डैम्स बना देते हैं हम नदियों पे कि बांध बना दिया, लेकिन वो क्या होता है, वो हमारे फॉरेस्ट को और बायोडाइवर्सिटी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। वी आर लूजिंग आवर फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.16 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर। तो हर साल हम 0.16 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो हमारी ख़त्म होती जा रही है फॉरेस्ट की। क्यों? क्योंकि हम नदियों पे बांध बनाते जा रहे हैं। इफ़ इट कंटिन्यूज, अ गुड डील ऑफ आवर कंट्री वुड बिकम अ मोर ग्रासलैंड विद इन 100 ईयर्स। तो 100 साल के बीच बीच में हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी कंट्री है, वो एक ग्रासलैंड, घास का मैदान बन के रह जाएगा। द ड्रॉट एंड फ्लड्स विल बिकम रेगुलर फीचर इन इंडिया। और जो यहाँ पे सूखा है और जो बाढ़ की पोजीशन जो हालात हैं वो बढ़ जाएंगे और वो नॉर्मल रेगुलर तरीके से हो जाएंगे। इट इज़ द राइट टाइम दैट वी शुड यूज़ ऑफ आर रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड शुड प्रिवेंट देयर ओवर कंजप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसलिए हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको न्यायिक तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए और उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इतना एक्सपर्ट नहीं करना चाहिए कि उनका खात्मा हो जाए। इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल रोल क्या है? It is clear that the sustenance of the ecosystem depends on the diversity of species in an ecosystem. कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ का सस्टेनेंस, उसका ज़्यादा देर तक चलना किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जो डाइवर्सिफाइड स्पीसीज हैं उनमें बैलेंस बना रहे। ईच स्पीसीज हैज़ अ पर्टिकुलर रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम, क्योंकि उस पारिस्थितिक तंत्र में उस पर्टिकुलर स्पीसीज का पर्टिकुलर रोल होगा, विच इज़ नोन एज इट्स इकोलॉजिकल निक, और जिसे इकोलॉजिकल निक कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो कि इकोलॉजिकल जो रोल है इकोसिस्टम में, है ना, द इम्पोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल रोल ऑफ इकोसिस्टम, उसके लिए ज़रूरी होती हैं। सम कम्युनिटीज़ लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ कम्युनिटी शो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज लिविंग एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती हैं, ठीक है, जिसमें कि कोरल रीफ कम्युनिटी भी आती है। वो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी दिखाती हैं, वहाँ पे अनेक तरह की जो स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, और बहुत तरह की स्पीसीज जो होती हैं वो ट्रॉपिक लेवल को मेंटेन करके रखती हैं। इन कम्युनिटीज़ ऑफ वेरिएबल इन्वायरमेंट, the individual of a species with different characteristics make it stable.
अब जो अलग अलग तरह की स्पीसीज होती हैं वो पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको बैलेंस करके रखती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दें, इफ़ इन ए कम्युनिटी ऑल पार्ट्स ऑफ स्पेसीज हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ देम विल सफर फ्रॉम वाटर शॉर्टेज इन एन ईयर हैविंग स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल हो गया कि बहुत कम बारिश का होना या ना होना। इन सच ईयर्स देयर विल बी फ्यूर रेन्स। अब क्या होगा, हम कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है स्पीसीज में, अब प्लांट्स की स्पीसीज को हम दें तो उसमें से भी कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे जिनको पानी की बहुत ज़रूरत है, कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे जिनको पानी की ज़रूरत है ही नहीं, और कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें पानी की ज़रूरत बहुत कम है। अगर ये हालात पैदा हो जाएं कि वहाँ पे पानी बारिश जो है वो कम हुई या नहीं हुई, ठीक है, तो जिन पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं वो तो नेचुरली ग्रो करते ही रहेंगे। जिनको कम पानी की ज़रूरत है वो भी ग्रो कर जाएगी। जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो पॉसिबिलिटी ये होगी, प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उनकी उत्पादकता कम हो, ठीक है, लेकिन टोटली जो है वहाँ पे इम्बैलेंस नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंट प्लांट्स और स्पीसीज रिक्वायर डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। अब जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अगर प्लांट्स का पानी का रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो उन सबको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को फेस नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री जो उत्पादकता है वो होगी किसी पर्टिकुलर जो प्लांट की या खेती की, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने आज का टॉपिक जो था वो किया, जिसमें हमने डिस्कस किया रिसोर्स लिमिटेशन अंडर चैप्टर बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको रिसोर्स लिमिटेशंस के बारे में पता लग गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। बट यस, इफ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।